हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं जैसे कि हम उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड यूनिट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका बेसिकली आपके एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज की वीडियो के अंदर जो हम काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और सारी चीज़ें हैं उसको समझते हुए चलिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ ध्यान से बने रहिए और साथ के साथ जो है चीज़ों को देखते हुए चलिए ध्यान से। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना आप लोग। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की, हम बात कर रहे थे आपके केमिकल बॉन्डिंग में। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बेसिक चीजें थी वो डिस्कस की थी। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बंध जो की लंबाई, जिसको हिंदी में कहा जाता है बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ, वो क्या होती है। द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस बिटवीन टू इन एटम्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल बॉन्ड। तो किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी और सरल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इट इज मेजर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू atoms bonded in a molecule at which it is most stable। तो यानी कि ये दो एटम की न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को मापता है, जबकि क्या हो, वो ऐसे डिस्टेंस पे हो जबकि वो मोस्ट स्टेबल एक अवस्था में हो, सबसे ज्यादा स्थायी जो है अवस्था के अंदर ऐसी डिस्टेंस पे हो। उस स्थिति में उनके जो न्यूक्लियाई है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो यहाँ पर ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइन करते हैं, किसके माध्यम से, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के माध्यम से और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के माध्यम से। यानी कि ये कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको हम क्या करें, थ्योरेटिकली जो है मेजर कर पाए। बॉन्ड लेंथ आर यूजुअली गिवन इन द यूनिट नैनोमीटर और इन पिकोमीटर, वेयर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आप सब जानते हैं यूनिट मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि दो टाइप से हम इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ मेजर की जाती है। सबसे पहले द डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ इन द A2 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी कि A2 टाइप यानी कि दोनों उसमें सेम जो है एटम होंगे। वी हैव सीन अंडर द स्टडी ऑफ कोवेलेंट रेडियस दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two atoms like linked together by a single covalent in A2 molecule is given by 2Ra। तो ऐसी स्थिति में जबकि जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है उसमें सेम एटम है, तो सीधा सीधा जो उसकी रेडियस है उसके डबल के बराबर जो है आपका आपकी न्यू वो हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, है ना। जहां पर जो आर ए है वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए। जो एटम ए है उसकी एक कोवेलेंट जो रेडियस है वो आर ए कहलाती है। दिस इक्वेशन शोज दैट A2 टाइप मॉलिक्यूल्स डी ए इज इक्वल टू द डबल ऑफ रेडियस ऑफ एटम ए आर ए। यानी कि जो एटम एटम दिया हुआ है A2, उसकी जो डिस्टेंस, जो उसकी रेडियस है आर ए, उसका हम डबल कर दें तो वो उसका एटम, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो एटम आपके बॉन्ड लेंथ निकल के आ जाएगी। दूसरे टाइप के आपके पास है डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ डी ए बी इन ए बी टाइप मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल सॉरी ए बी टाइप का है, द फॉलोइंग टू केसेस कैन बी स्टडी। तो उस स्थिति में हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं। पहला है आपके पास, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एटम एटम है, दोनों एटम है उनके बीच में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम, बहुत ज्यादा माइनर है। तो उस स्थिति में डी ए बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो दोनों कोवेलेंट रेडियाई है उनके सम के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ओके, ये कब है, जबकि हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, बिल्कुल माइनस है। ओके, दूसरी कंडीशन इसमें जो कौन सी होगी, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी इज applicably large than the experimental value of DAB is less than that of some RA plus RB। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है
कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में जो आर ए प्लस आर बी के बराबर नहीं होता है, बल्कि उससे कुछ वैल्यू लेस देन होती है, कम होती है। Skomaker and Stevenson 1941 have shown that when an electronegativity difference XA minus XB is very large, then जो बॉन्ड लेंथ है DAB is given by the equation, तो उन्होंने एक इक्वेशन इसके लिए दिया है इन दोनों ने 1941 में, और वो इक्वेशन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, आर ए प्लस आर बी, यानी कि दोनों की जो रेडियस है उसका सम उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस के 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये इन्होंने बताया कि इतनी उसके अंदर कमी देखी गई है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स में हम किस प्रकार से, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, तो दोनों की जो आपके रेडियस है उसका जो आप डबल कर दीजिए तो वो आपकी बॉन्ड लेंथ निकल के आ गई। और ये ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स है, उसमें आर ए प्लस आर बी दोनों की जो रेडियस है उसका सम के बराबर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लुईस फॉर्मूला एज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो यहां पर बात हो रही है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इन द अकॉर्डिंग लुईस फॉर्मूला द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम जो आपस में बॉन्ड जिनके बीच में बना हुआ, उनके बीच में कितने जो पेयर्स हैं उनकी शेयरिंग हुई है, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। इट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्ड। और बेसिकली ये क्या करेगा कि जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करता है। द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर टाइटली आर द न्यूक्लियर हेल्ड एंड मोर क्लोज द दे ड्रॉन टुगेदर। तो जितना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, उतना ज्यादा जो है वो उनकी जो न्यूक्लियाई होगी वो मोर टाइटली हेल्ड होगी, ओके। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे कि आप बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इस प्रकार से, तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 2। और इसी प्रकार से नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि इस प्रकार से 3 जो एटम्स हैं, उन 3 जो बेसिकली पेयर्स हैं वो बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर को क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि दो एटम्स के बीच में, बॉन्डेड एटम के बीच में शेयर होते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ इथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। तो इथेन के अंदर हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, CH3CH3। इथाइलिन के अंदर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड एसिटाइलिन इज इक्वल टू CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनकी लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, और जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड लेंथ में जो है वो कमी आ रही है। ये कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें भी कमी आ रही है, sp3 फिर sp2 फिर sp। इस प्रकार से ये कुछ कम होता जा रहा है, ठीक है। दस द बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ रिलेटेड, तो इन सब से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बेसिकली बॉन्ड जो लेंथ है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। उन दोनों के अंदर एक इनवर्स रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल या बंद कोण जिसको कहा जाता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड जनरली एक्सप्रेस इन डिग्री। तो किसी सेंट्रल एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अंदर कितने जो है बॉन्डिंग पेयर हैं, उसको ही बेसिकली उनके बीच में कितना एंगल बनता है वो हमारा बॉन्ड एंगल कहलाएगा, और उसको हम डिग्री के में डिफाइन करते हैं। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स का आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये मीथेन है, तो इसके अंदर हमारे पास ये CH4 स्ट्रक्चर इस प्रकार है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। इसी प्रकार से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि 104.5 डिग्री का जो एंगल है इनके मध्य, इसके जो बॉन्डिंग जो पेयर्स हैं उनके बीच पाया जाता है। और इसी प्रकार से अमोनिया के अंदर हमारे पास 107 डिग्री का जो एंगल है पाया जाता है। तो इसके अंदर जो ये एंगल है, ये इसके अंदर ये कमी क्यों आई है, ये 109 डिग्री से कम क्यों हुआ है, तो उसका कारण होता है आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं, इनके इनके जो
इनका जो इनके और बॉन्डिंग पेयर के बीच में जो एक रिपल्सन होता है उसके कारण से इसमें आता है। तो ये हम अब जब BS-EPR थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर तो यही चीजें पूरी की पूरी है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो है ये मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है इसके कारण डिस्ट्रैक्टेड होती है। यहाँ पर एक सिंगल आपका लोन पेयर था तो उसके कारण ये इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है उसमें थोड़ा सा ही कमी आई और 160 डिग्री के आसपास ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम BS-EPR थ्योरी के अंदर ये चीजें देखने वाले हैं। खैर हम इसमें इतना ही देखते हैं फिलहाल के लिए। बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी या इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, बंद ऊर्जा। बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट सप्लाई टू ब्रेक अ पार्टिकुलर केमिकल बॉन्ड। तो ये क्या कहलाती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इट इज मेजर्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग 1 मोल्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में हम किसी मॉलिक्यूल के जो 2 बॉन्ड्स हैं उनके उनको तोड़ने के लिए हम कितना एनर्जी को रिक्वायर है वो उसकी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है बेसिकली। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल में ये आपका एक्सप्रेस की जाती है। और हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके लिए ये एक्सप्रेस की जाती है कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे ये हाइड्रोजन का आपका एटम है और उसको ये गैसियस अवस्था में होना चाहिए, और उस स्थिति में जब हमने इसको अलग अलग तोड़ा तो यहाँ पर जो डेल्टा एच यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू है 435.8 किलो जूल पर मोल। ओके, इसी प्रकार से जो है ये हेटेरो एटम है HBr, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन इन दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास जो डेल्टा एच रिक्वायरमेंट है वो 360 किलो जूल पर मोल के बराबर है। अगर हम पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर CH4 यानी कि मेथेन का जो मॉलिक्यूल है उसको देख लेते हैं। गैसियस अवस्था में देखिए कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसमें अलग हो गए और टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो 1662 किलो जूल पर मोल के बराबर थी। अब चूंकि ये जो है यहाँ पर चार CH जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट हुए हैं यानी कि टूटे हैं। द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर CH बॉन्ड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 662। तो यहाँ पर एवरेज जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो निकल के आ जाएगी 415.5 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इस प्रकार से एंथैल्पी होगी। अगर हम इसी प्रकार से O2 मॉलिक्यूल में यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर ये गलती से ट्रिपल बॉन्ड हो गया दोस्तों, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O होगा। तो ये इसको तोड़ने के लिए जो है हमारे पास, अगर हमें इसको सिंगल जो है आपका एटम के अंदर तोड़ना है तो आपको जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू 498 किलो जूल पर मोल चाहिए। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के अंदर जब हम देखते हैं कि इसके जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए तो वो आपके 946 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो इन सब से हमें क्या चीज दिख रही है कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास ये बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि भाई यहाँ पर जब सिंगल बॉन्डेड तोड़ना था तो उस टाइम पर 415 के आसपास थी। उसके बाद जब हमने ऑक्सीजन की बात की तो इसमें ये इंक्रीज हो गई और नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इन सब से हमें क्या कंक्लूजन निकला, द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीजेज, सो मल्टीपल बॉन्ड्स हैव ग्रेटर बॉन्ड एंथैल्पी। तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपके बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा चाहिए होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो प्रोपोर्शनल है सीधे सीधा बॉन्ड ऑर्डर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बॉन्ड लेंथ के। तो ये कुल मिला के तीनों के बीच में एक रिलेशन बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है आपका BVT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी पुरानी थ्योरी है लेकिन आज भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया एंड फर्दर एक्सप्लेन बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने इसको आगे बढ़ाया। द थ्योरी वॉज वाइडली यूज इन द पीरियड ऑफ 1914-60। तो उस जमाने में जब 14 से 70 60s के बीच का जो काल था उस टाइम पर ये वाइडली बहुत ज्यादा यूज हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि उस टाइम पर ये नई थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम वाज with unpaired electron tend to combine other atom which also have unpaired electrons। तो ये बेसिकली थ्योरी बताती है कि किस प्रकार से जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर है
तो वो किसी दूसरे सिमिलर ऐसे एटम के साथ जुड़ेंगे जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और ये किसके माध्यम से होगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के माध्यम से। तो ये हम आगे बात करेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच एटम। तो प्रत्येक एटम से जो है एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आपस में पेयर बनाएंगे, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस माध्यम से आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ द थ्योरी इज दैट अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन विद देयर स्पिन पेयर्ड आर शेयर्ड बाय टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और तब जाके उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। वन ऑर्बिटल फ्रॉम ईच ऑफ द एटम्स ज्वाइंड बाय बॉन्ड। ठीक है ना, तो प्रत्येक जो बॉन्ड है उसमें आपके एक ऑर्बिटल ईच एटम से जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, द वे वीवीटी व्यूज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सोन बिलो। तो हम इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के हिसाब से देख सकते हैं। एक एग्जांपल है एक तरह से, एज द टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर फॉर देयर 1s ऑर्बिटल्स बिगिन टू ओवरलैप एंड मर्ज एज इलेक्ट्रॉन पेयर स्प्रेड ओवर बोथ ऑर्बिटल्स देयर बाय गिविंग द एच एच बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है, उसके जो 1s ऑर्बिटल हैं वो आपस में दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उसके बाद मर्ज होंगे, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे के पूरे ऑर्बिटल पे, और इस कारण से इनके बीच में एक एच एच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये सेपरेट अवस्था में है हाइड्रोजन, दोनों एटम, फिर दोनों जो है आपस में एक दूसरे के करीब आए, उनके बीच में एक और ओवरलैपिंग हुई जिसको अतिव्यापन हिंदी में कहा जाता है, और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड इनके बीच में बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एच एफ मॉलिक्यूल। एच एफ मॉलिक्यूल की तरफ अगर हम देखें, इट इज फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन फ्रॉम फ्लोरीन। तो एच एफ मॉलिक्यूल के अंदर भी सेम वही होगा कि किस प्रकार से जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो है पेयरिंग होगी। उसके लिए हम इसको अकॉर्डिंग टू बीवीटी इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1s के अंदर आप जानते हैं एक ही जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन जो है उसके अंदर 2s, उसके बाद 2p के अंदर ये 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका 2p में, और इसमें ये एक अनपेयर्ड है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। ठीक है, आगे जो है इसके माध्यम से कैसे बनेगा वो हम हाइब्रिडाइजेशन में समझेंगे। द रिक्वायर्ड फॉर bond formation are met overlapping the half filled 1s orbital of the hydrogen and half filled 2p orbital of fluorine। तो ये दोनों के जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे, ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल किसका है, फ्लोरीन का। तो इन दोनों के बीच में ये साइड ओवरलैपिंग होगी, इस प्रकार से समझ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये इनका ओवरलैपिंग वाला एरिया होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप यहाँ पर चला जाएगा, और इसके माध्यम से इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बीवीटी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू बीवीटी, a covalent bond is formed between two atoms in a molecule when a half-filled valence atomic orbital of the two atoms contain unpaired electron overlap with another and electron pair up in the orbital region. Due to the overlapping, electrons are localized between the atom in the bond region। तो वही बात जो हम अभी अभी डिस्कस की कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होगा दो एटम्स के बीच में जबकि क्या होंगे, उनके जो हाफ फील्ड जो बैलेंस एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, उनके जो जिनमें की क्या होगा, बेसिकली जो हाफ फील्ड होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो आपस में ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, और वापस जो है वो पेयर होंगे किस रीजन में, जो कि ओवरलैप वाला रीजन है, जो जहां पर वो ओवरलैप हो रहे हैं वहां पर उनका पेयरिंग हो जाएगा, और उसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि ड्यू टू द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड बिटवीन द एटम ऑफ बॉन्ड रीजन। तो उस बॉन्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो जाएंगे, और इस प्रकार से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो कौन कौन सी जो है आपके पास ओवरलैपिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग।
कोवेलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू द टू मेन टाइप। तो दो मेन टाइप आपके आप जानते हैं कि इसके होते हैं कौन कौन से। पहले होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, किस प्रकार से इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जब ऑर्बिटल के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड मतलब ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, उसके माध्यम से आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम एस एस ओवरलैप की बात करें, जहां पर कि दोनों ही एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो उसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं H2 मॉलिक्यूल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और ये जो रीजन है ये इनका ओवरलैपिंग रीजन कहलाएगा, जहां पर कि दोनों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, और यही जो है इनका बॉन्ड है। इसी प्रकार से अगर sp ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करें, तो वो किस प्रकार के एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। HX मॉलिक्यूल, जिसमें कि X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर ये H1 S का S ऑर्बिटल है, और ये जो P है इसका, ये इस प्रकार से साइड, जिसका जो लोब है वो इस प्रकार से इससे मिलेगा, और ये इनका ओवरलैप रीजन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों के जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पीपी ओवरलैप की, तो जैसे कि X2 टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, उनमें सीधे सीधे आपके ये साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग हो रही है पी में, और इनके मध्य ये कुछ इस प्रकार का ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि ओवरलैपिंग भी अलग अलग जो है इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से होगी। कहने का मतलब जैसे एस एस है उसमें सबसे कम होगी, एसपी में उससे ज्यादा, और पीपी में सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होगी वो पी और पी के बीच में होगी। ठीक है, सिंस द पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, पीपी ओवरलैप प्रोवाइड्स मोर एरिया फॉर ओवरलैप फॉर द सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो उतनी ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए पीपी ओवरलैप की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ बातें हमने देख ली है सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है? इट इज डिफाइंड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स इन द पाई कोवेलेंट बॉन्ड। द रीजन ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लाइज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई कमिंग टुगेदर। तो जो दो न्यूक्लियाई हैं आपस में वो एक दूसरे के पास आ रही है, और उनके बीच में जो उनकी एक एक्सिस है उसके अबव और नीचे दोनों साइड जो है इसमें बेसिकली उनके बीच में एक ओवरलैपिंग होती है, और इस कारण से ये दो दो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो बोथ अबव एंड बिलो द एक्सिस इसमें आपके ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की देखी जाती है। कैसे? इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो पी पाई जो बॉन्ड है वो बन रहे हैं। कैसे? इनको इस प्रकार से भी दिखाया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पर ओवरलैपिंग, या इस प्रकार से भी दिखाया जाता है अबव एंड बिलो द एक्सिस, या इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये कुछ है। फिर इसी प्रकार से हम ये भी हो सकता है कि एक जो ये पी वाला ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल से इस प्रकार से ओवरलैप करे, तो उस स्थिति में ये पी पाई डी पाई जो है ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग है जिनके माध्यम से हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास आगे ऑर्बिट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग कितने प्रकार से हो सकती है उसकी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बीबीटी, व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टुगेदर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। The overlap may be positive, negative or zero, net zero value depending upon the orientation of overlap orbitals. The various arrangement are shown below. तो डिपेंड करेगा कि जो दोनों दोनों ऑर्बिटल पास आ रहे हैं उनका किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से जो ओवरलैपिंग वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या जीरो ओवरलैपिंग भी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से देखे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो ओरिएंटेशन है वो इस प्रकार से है कि दोनों जो है इसके पॉजिटिव साइड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं पीएक्स में, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप हो गया। अगर इसके प्लस और दूसरे के माइनस जो है ओवरलैप करेंगे तो ये नेगेटिव ओवरलैप हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें पीएक्स और एस के बीच में भी दोनों देख सकते हैं प्लस प्लस में, और ये आपका माइनस और प्लस इनके बीच में नेगेटिव ओवरलैप हो गया। इसी प्रकार से पी दोनों ही अगर पीएक्स हैं तो उनके बीच में भी पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से बन सकते हैं, और पी वाई है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे।
अगर पी एक्स और अगर एस की बात होगी तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये पी एक्स का इस प्रकार से है जबकि एस का इस प्रकार से दिख रहा है। तो इनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो ये जीरो ओवरलैप के अंदर आ गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पी एक्स और पी वाई, इनके बीच में यहाँ पर कोई भी ओवरलैप नहीं हो पाया है ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, तो ये जीरो ओवरलैप के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग के टाइप देख लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में संकरण कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड, हाइब्रिड से आप क्या समझते हैं? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज हाइब्रिड कब होती है? हाइब्रिड मतलब कोई चीज जो है वो जब दो चीजों को मिक्स करके बनाई जाती है तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। आपने सुना भी होगा जैसे कि हाइब्रिड आपकी हाइब्रिड कोई प्रजाति के लिए कहा जाता है, या हाइब्रिड बीज। तो वो क्यों कहा जाता है? कि बेसिकली दो चीजों को मिक्स करके तीसरी चीज बनाएगी, तो वो हाइब्रिड है। तो उसी से आप हाइब्रिडाइजेशन को भी समझ सकते हैं। इन 1931 एल पॉलिंग प्रपोज दैट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेम एटम combine or mix with each other resulting in the more stable set of orbitals called hybrid orbitals. ओके, तो 1931 में बेसिकली जो एल पॉलिंग्स थे उन्होंने प्रपोज किया भाई ये थ्योरी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है अगर जो सेम जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं और वो एक जैसे सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि दो जो अलग अलग एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक समान एनर्जी के जो है ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। उनकी एक समान ऊर्जा होती है और संकरित कक्षा उनको हिंदी में कहा जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन, और ये पूरी प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एस ऑर्बिटल्स होगी या पी ऑर्बिटल्स होगी या डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन अगर वो आपस में कंबाइन करके एक समान प्रकार के ऑर्बिटल बना लें तो वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर शोन बिलो। पहला देखिए, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज करेंगे उतने नंबर ही आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक एस का और दो पी के जो है आपस में कंबाइन होंगे तो तीन ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि चार बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास द सेकंड है, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन द एनर्जी एंड शेप। और जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक समान ऊर्जा के होंगे, उनके शेप एक जैसा होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल अगर कंबाइन होकर बनाते हैं चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उनकी क्या खासियत होगी? ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% ऑफ एस कैरेक्टर एंड 75% ऑफ पी कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि उनके अंदर ये सारे ऑर्बिटल के अंदर ये क्वालिटी होगी जो बनेंगे sp3 हाइब्रिड, कि उनमें 25% एस कैरेक्टर दिखाया जाएगा और 75% पी कैरेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन स्पेस विच विल हैव स्टेबल अरेंजमेंट। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिव द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो इस प्रकार से डायरेक्टेड होंगे कि वो क्या करेंगे? उनकी जो एनर्जी होगी मिनिमम होगी, वो स्पेस में इस प्रकार से ओरिएंटेड अपने आप को रखेंगे कि उनका जो अरेंजमेंट है वो आपका इस प्रकार से होगा कि वो मिनिमाइज रखेंगे, अपने आप को स्टेबल रखेंगे और वो इस प्रकार से अपनी जो ज्योमेट्री है उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव टू लोब्स, वन लार्जर एंड वन स्मॉलर। द लार्जर लोब आर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग विद अदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनमें भी दो प्रकार के लोब्स होंगे, जिसमें कि एक लार्जर होगा एक शॉर्टर होगा। लेकिन ज्यादातर जो लार्जर वाले लोब्स होंगे वो क्या करेंगे? दूसरे एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स है उसके साथ कंबाइन करके मोस्ट स्टेबल बॉन्ड्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होते हैं। एसपी, इसके अंदर आप देख सकते हैं 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर होता है। उसी प्रकार अगर हम sp2 की बात करें तो उसमें 33.33 जो परसेंट है वो एस कैरेक्टर, लगभग 66% पी कैरेक्टर शो करेंगे।
sp3 के अंदर लगभग 25 और 75 का ये रेशियो हो जाता है। sp3d में आते हैं तो 20, 60 और उसके बाद लगभग 20% आपके डी कैरेक्टर में चला जाता है। फिर उसी प्रकार sp3d2 में ये लगभग 16, 16.5 के आसपास हो जाता है। ये 50% के आसपास चला जाता है p%, और 33% के आसपास डी कैरेक्टर चला जाता है। इसी प्रकार sp3d3 में ये 14 के आसपास चला जाता है। ये लगभग 43% के आसपास, और ये भी 43% के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग sp और t में करेक्टर क्या है, वेरियस हाइब्रिड हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें किस प्रकार से करेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिखाया गया है। अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, अलग अलग जो है टाइप होते हैं संकरण के, हाइब्रिडाइजेशन के। द वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp-d ऑर्बिटल्स आर फॉलो। तो अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp का मतलब होगा एक s का और आपका एक p का ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके दो एक समान ऊर्जा वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, जिसमें कि बेसिकली एक 50% s कैरेक्टर वाला और 50% p कैरेक्टर शो करेगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो BeF2 है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, जो बी यानी कि बेरिलियम है, ये ग्राउंड स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में कोई भी नहीं। अब जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, उत्तेजित अवस्था में जबकि एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन कूदेगा, तो कूदेगा तो आगे बढ़ेगा, तो 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद के 2p में चला गया, और इस प्रकार से अब यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन गए। तो ये आपस में दोनों ये कंबाइंड कुछ इस प्रकार से होंगे, ये आपस में दोनों कंबाइंड हो गए और इन्होंने एक समान ऊर्जा के, क्योंकि इनके ऊर्जा का स्तर पहले अलग रहा होगा, 2p में अलग रहा होगा, 2s में अलग, लेकिन ये कंबाइन होकर एक समान ऊर्जा के दो ऑर्बिटल बना देंगे, जिसमें कि आसानी से दो f इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यही दो कहलाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ज्योमेट्री देखें तो किस प्रकार से होगी आपकी, कुछ ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का और लीनियर स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से BeF2 मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकेंड की, तो वो है आपका sp2। ये क्या हो गया, sp2 हो गई। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जिसके अंदर आपका s कैरेक्टर होगा एक और दूसरा होगा दो p कैरेक्टर। ठीक है, तो दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और तीनों जो है मिलकर बना देंगे तीन एक समान ऊर्जा के sp3 ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं BeF3 का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हम बोरोन की ग्राउंड स्टेट में अगर देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 हैं और 2p में 1 है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से 2p में कूद कर ये चला गया, और अब ये क्या करेंगे, दोनों अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक साथ करने के लिए एक समान ऊर्जा के तीन ऑर्बिटल बना देंगे। तो इस प्रकार से एक समान ऊर्जा के तीन sp2 जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स बन गए, और इनको हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होगी जो BeF3 की, और 120 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल बनाया जाएगा, यानी बनाता है। अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो 2s ऑर्बिटल्स हैं वो किस प्रकार से 2b ऑर्बिटल से कंबाइन हुए हैं, और उसके बाद उसमें तीन जो है आपके जो फ्लोरीन है उस वो आपस में उन्होंने ओवरलैपिंग की है। तो ये ओवरलैपिंग जो है वो शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है, एक s का और तीन जो p और p के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे नई बात नहीं है। तो चार इक्विवेलेंट जो है आपके पास sp3 एटॉमिक हाइब्रिडाइज एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो बनेंगे, जिसमें कि 75% p कैरेक्टर है और 75% s कैरेक्टर। और इसके माध्यम से आप हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं अगर उसकी ज्योमेट्री दे रखी है तो उसमें आप किस प्रकार से उसको फाइंड करेंगे, किसको, आपके हाइब्रिडाइजेशन को अभी देखेंगे। जैसे कि आप CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे CH4 है, तो CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर हम ज्योमेट्री को जब देखें तो C जो है वो चार जो बॉन्ड है फॉर्मेशन कर रहा है। जब चार बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो उसका मतलब होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो खैर हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल जो है ये जो इसका ज्योमेट्री है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, 1s में 2, 2s में 2 और 2p जो p के जो तीन ऑर्बिटल है उसमें दो में एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड इस प्रकार से होता है।
एक्साइटेड स्टेट में जाने पर जो है एक इलेक्ट्रॉन एस से जो है पी में कूदने पर ये कुछ इस प्रकार से होता है और आपस में ये हाइब्रिड करके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक समान ऊर्जा के हैं और ये समान ऊर्जा के होने के कारण इसमें जो है 4 हाइड्रोजन आसानी से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इनके ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। ये एस के जो है ऑर्बिटल है 2s, फिर आपके px, py और pz, ये 3 प्रकार के ऑर्बिटल हैं और जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बना देंगे। ठीक है, 109.5 डिग्री का जो है इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से यही बताया जाता है कि ऑर्बिटल आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं और वो उनकी ज्योमेट्री को कैसे प्रभावित करता है। तो ये है आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग इन CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बात कर रहे हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। तो अब अगर हमने अभी तक sp3 हाइब्रिड तक की बात की हाइब्रिडाइजेशन, अब इससे आगे भी अगर हम 3D सीरीज से 3D वाली जो पीरियड है उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल आएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इन एडिशन कंटेन 3D ऑर्बिटल विच कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन अकाउंट फॉर द ज्योमेट्री सच एज ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर अब जब हम हायर पीरियड्स के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स भी आएंगे जो कि क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जो है अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्री देंगे, जैसे कि ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। इस प्रकार की ज्योमेट्रीज दी जाती है। ये आप टेबल में देख सकते हैं कि अलग अलग जो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसमें कि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे कैसे ज्योमेट्री देते हैं। जैसे DsP2 है, उसके अंदर 4 जो है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर उसका जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल ये NiCN4 का है। उसके बाद जो sp3d है तो उसमें आपके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है आपकी ज्योमेट्री होती है। sp3d2 के अंदर आपके 6 ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3d3 के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है आपकी कुछ शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है। IF7 इसका उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब अगर हम कुछ एक दो मॉलिक्यूल देख लेते हैं जिनके अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका PCl5 हो गया। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, लेकिन पता कैसे चलेगा, तो आप P को ग्राउंड स्टेट में देखिए तो यहाँ पर ये 3s के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखिए आप 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 3p में आपके 3 जाते हैं और 3D के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि P यानी फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है S का वो कूद जाएगा D के अंदर। अब ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आसानी से आपस में जो है एक दूसरे से सारे एक समान ऊर्जा के आपस में हाइब्रिड हो जाएंगे और एक समान एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे। तब उसमें जो है आसानी से जो 5 जो Cl हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं ये आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बनेंगे और ज्योमेट्री जो दिखाएगा वो दिखाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो अभी अभी हमने देखा। ठीक है, जैसे कि आप PCl5 की ये ज्योमेट्री को देखिए, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो 3 प्रकार के बॉन्ड है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार के। तो ये जो बॉन्ड होते हैं सामने के ये 3, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं और ये ऊपर और नीचे के 2 बॉन्ड होते हैं ये आपके एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। तो इनके और इनके बीच में जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 120 नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इसको देखेंगे ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 120 डिग्री का एंगल इनके बीच में होता है, क्योंकि ये एक जो है वो अबव द प्लेन होगा, हमारी तरफ को एक बिलो द प्लेन होगा, तो इसलिए इस प्रकार के ये ज्योमेट्री दिखाता है। इसी प्रकार से अगर SF6 मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ SF6 बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका पता कैसे चलेगा, सल्फर की ग्राउंड स्टेट देखिए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में आपके 4 हैं, 3d में कोई भी नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के ऊपर हम देखते हैं कि 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप कर गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे जंप होते हैं, किसी के अंदर जो है बैक जो है वो पेयरिंग होती है, किसी के अंदर आगे पेयरिंग होता है। ये हम जब आगे थ्योरी पढ़ेंगे BSc-PR वाले, उसके अंदर ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और BBT के अंदर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी जो CFT आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें भी आगे ये चीजें आएंगी। खैर अभी के लिए अब इतना समझ लीजिए कि ये जो एक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हैं जो अनपेयर्ड रह जाते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और ऑर्बिटल बनाते हैं एक समान ऊर्जा के। ये आप देख सकते हैं
6 ऑर्बिटल ये बन चुके हैं। और इस प्रकार का जो ऑर्बिट यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री ये शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर और उसके अंदर ये 6 बॉन्ड लगे हुए हैं sf6 के अंदर। यहाँ पर इनको दिखाया जाता है 3 डायमेंशनल को दिखाने के लिए, ये इस प्रकार के वेज और डैश जो डायग्राम है वो दिखाए जाते हैं, जिसमें कि इसका मतलब होता है कि हमारी तरफ को जो मतलब देख देख रहे हैं दर्शक उनकी तरफ को है बॉन्ड, और ये जो है ये बॉन्ड ये पीछे की तरफ को है। तो जब इनके और इनके बीच का एंगल देखा जाएगा तो ये आपके लगभग 90 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पर लग नहीं रहा है लेकिन ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें देख सकते हैं ये और ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है कि ये जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हमें कुछ नहीं देखना होता है, सेंट्रल जो आपका एटम है उसके ऊपर कितने बॉन्ड लगे हुए हैं वो देख लीजिए। जैसे आपका इसी में देख लीजिए SF6, तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक 6 बॉन्ड बना रखे हैं। 6 बॉन्ड बना रखे हैं तो सीधा सीधा हम मान लेंगे कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये फिक्स होता है प्रत्येक उसके लिए, और बाकी इसमें जो लोन पेयर आएगा उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो हम BSEPR थ्योरी के अंदर देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ और मैंने ये अलग अलग प्रकार से ये दिखा दिए हैं सारे के सारे एक साथ। SP के अंदर जो है ये 180 डिग्री का जो है कुछ इस प्रकार से ज्योमेट्री बनती है और लीनियर इसको कहा जाता है। इसी प्रकार अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उसमें 120 डिग्री का एंगल बनेगा, प्लेनर ट्राइगोनल जो है ज्योमेट्री होगी। 4sp3 जो है हाइब्रिड्स के अंदर आपके 109.5 डिग्री का एंगल होगा और टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री होगी। इसी प्रकार अगर sp3d हाइब्रिड है तो उसके अंदर 120 डिग्री का ये जो है एक्सेल इक्वेटोरियल एंगल है, और ये एक्सेल वाले 90 डिग्री के बनेंगे, तो ट्राइगोनल पाई पिरामिडल जो है ज्योमेट्री होगी। और आपके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये 90 डिग्री के एंगल होंगे सारे, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है चीजें हमने पढ़ ली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना काफी है। इसके अंदर हमने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कुछ चीजें देखी, और अब बाकी बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक जो आपके एटम का जो बीच में एंगल है, एटॉमिक जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। आपका BSEPR थ्योरी, इससे भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा जो है वो पार्ट का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये थ्योरीज तो जो बेसिकली इसलिए है कि जो आपने पुराना पढ़ाया हुआ उसको सारा थोड़ा थोड़ा रिवाइज हमारे दिमाग में हो जाए। बाकी प्रैक्टिस तो सारी जो है हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, और अभी आप लोग पढ़िए और फिर उसको अपना खुद से जो है दोबारा से पढ़िए इसको, ठीक है, अच्छे से। तो इसके साथ साथ आप अपनी जो NCERTs जो हैं आपके पास 11th और 12th की, उनको भी पढ़ते रहिए साथ साथ, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों।